नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण से पहले आज पीएम मोदी बनारस में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत पहले सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की, वहीं रोड शो का अंत मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर होगा। रोड शो के दौरान लोग बीजेपी की टोपियों और झंडों के साथ उमड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता का हाथ उठाकर अभिवादन किया। रोड शो के दौरान योगी जी आएंगे गाने भी चलते रहे। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7वें चरण के तहत पूर्वांचल में 7 मार्च को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है। 7वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी ने भी जी जान लगा दी है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गाजीपुर और मऊ में जनता को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि इस बार गाजीपुर की हवा कुछ और है, चुनाव एक तरफा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का वोट सांड चढ़ गया है। अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का नाम लेते हुए अखिलेश ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जब से साथ आए हैं, बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को विकास से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने साथ ही समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को भी दोहराया। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी बनारस में जनसभाएं की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप नेताओं को और राजनीतिक दलों को पहचानें, उनकी नीयत और नीतियों को पहचानिए और ये देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, किस आधार पर आप वोट दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि मेरी शिकायत है कि आप लोग 5 सालों में उनको जवाबदेह नहीं बनाते हैं। उनके मन में यह आ चुका है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा तो काम की क्या ज़रूरत है। ये मानसिकता बदलनी है। प्रियंका ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म सेवा करना होता है। जो ईमानदारी से आपका काम करता हो, आप उसी का समर्थन करें। बनारस में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि अब देखिए, मोदी जी के 2014 के हर भाषण में रोजगार की बातें होती थी। कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। भूल गए क्या? दूसरा वादा करते थे किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, याद है। और तीसरा सबसे सुंदर वादा करते थे कि काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा। राहुल ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते, 15 लाख की बात क्यों नहीं करते, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? क्या कारण है कि 5 साल पहले हर भाषण में रोजगार की, 15 लाख की और आमदनी दोगुनी की बात करते थे, अब कुछ नहीं? बनारस में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? राहुल ने कहा कि जब हम शिव जी की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? राहुल ने कहा कि धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है इन्हें नहीं पता। राहुल ने सवाल का जवाब जनता से देने को कहा। राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, हिंदू धर्म सत्य है। राहुल ने कहा ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि देश की जनता के सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलो। राहुल ने कहा कि मैंने महाभारत रामायण पढ़ी है, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि काशी में जाकर शिव जी की ज़मीन पर आकर झूठ बोलो। राहुल ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके खाते में 15 लाख डाल दूंगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इनका नाम सुनील कानुगोलू है और वो आईपैक में काम करते वक्त किशोर के करीबी थे। आईपैक प्रशांत किशोर की कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करती है। सुनील को आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील को यह जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दी गई। प्रशांत किशोर के सहयोगी के तौर पर सुनील बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके और अकाली दल के लिए काम कर चुके हैं। साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनमें अधिकतर राज्यों में बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ही है। साल 2022 के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के होने हैं और इन राज्यों में भी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तीसरे जानलेवा हमले में भी बच गए हैं। लंदन के द टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है जेलेंस्की एक बंकर में सुरक्षित रह रहे हैं। यूक्रेन के लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लंदन के द टाइम्स अखबार का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी येवगेनी प्रिगोजिन के नियंत्रण में एक सिक्योरिटी कंपनी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों और चेचन स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन को रूस की सुरक्षा सेवा के युद्ध विरोधी सदस्यों ने योजनाओं के बारे में बताया था, यानी यूक्रेन सरकार के पास सूचना रूस से ही आई। द टाइम्स का कहना है कि वैगनर समूह के करीबी एक सूत्र ने कहा, यह भयानक है कि जेलेंस्की की सुरक्षा टीम को इसकी पूरी जानकारी पहले से ही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार को एक प्रयास के दौरान कीव के बाहरी इलाके में चेचन हत्यारों को समाप्त किया गया था। द टाइम्स का कहना है कि वैगनर समूह को हत्या के प्रयासों से नुकसान हुआ है। रूस की गोलीबारी में यूक्रेन के शहर खार्किव में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा के शव को लेकर कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। बीजेपी विधायक अरविंद बेल्लाड ने कहा कि विमान में एक डेड बॉडी ज़्यादा जगह लेती है और इतनी जगह में तो 8 से 10 लोग आ सकते हैं। अरविंद नवीन के शव को वापस कर्नाटक लाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। छात्र नवीन शिखरप्पा कर्नाटक के हावेड़ी का रहने वाला था और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। उसकी मौत रूसी सेना की गोलीबारी में उस वक्त हुई जब वो खाने का कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान के बाहर लाइन में लगा था। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र गोली लगने से घायल हो गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी। बता दें कि कुछ दिन पहले यूक्रेन के खार्किव शहर में नवीन शिखरप्पा नाम के छात्र की रूस की बमबारी में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस छात्र को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र को गोली उस वक्त लगी जब वो कीव से निकलने की कोशिश कर रहा था। जनरल वीके सिंह उन 4 मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से विशेष तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बच्चों और भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 1700 छात्र ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। हमले के बाद यहां आग लग गई जिसे कुछ घंटों के बाद बुझा लिया गया। वहीं रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक एक स्थानीय अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्लांट का संचालन करने वाले कर्मचारी पावर यूनिट्स की निगरानी कर रहे हैं और काम जारी रखे हुए हैं। रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर तीखा हमला बोला। इस रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने सभी वर्ल्ड पावर से यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक कठोर फौजी कार्रवाई और आर्थिक रणनीति अपनाने का आग्रह किया। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कास्परोव ने पश्चिमी देशों से मॉस्को से अपने राजदूतों को वापस बुलाने, रूस को ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल से बाहर निकालने और यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने का आह्वान किया। कास्परोव ने कहा कि रूस को पाषाण युग में वापस डाल देना चाहिए ताकि यह तय हो सके कि रूस का तेल और गैस उद्योग पुतिन की हुकूमत पश्चिमी तकनीकी सहायता के बिना काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पुतिन को सत्ता से हटाए जाने तक इस क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती। पुतिन ने कल्पना से परे युद्ध अपराध किए हैं। कास्परोव ने पुतिन पर अधिक आक्रामक कार्रवाई नहीं करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे और ताकत दिखाएंगे। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। यह मस्जिद शिया समुदाय की है और घायलों में से कई लोगों की हालत बेहद नाजुक है। स्थानीय पुलिस अफसर वहीद खान ने न्यूज़ एजेंसी एपी को बताया कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब लोग शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इससे पहले कुछ संगठन इस इलाके में इस तरह के धमाकों को अंजाम दे चुके हैं। धमाका बहुत ज़बरदस्त था और इसके बाद चारों ओर धूल का गुबार छा गया। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि आसपास के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।